हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआईटी क्लासेस। अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल में तुम्हारे एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर हम कई सारे चैप्टर्स फ्री में तुम्हारा यहाँ पे इसके क्लास कंडक्ट करवाते हैं और उससे रिलेटेड स्टडी नोट्स एंड फ्री में टेस्ट भी करवाते हैं। यहाँ पे फ्री में टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि तुम्हारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यूसली चेक किया जाए। Okay, and it will really help you guys to improve your academic performance. Hello, my name is Shakti. और I will be taking your classes here in this channel SIT classes. ठीक है, ये NTSC का मास्टर कोर्स है और इसका NTSC मास्टर कोर्स का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का यूनिट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो इसके ठीक पहले वाला वीडियो देख लो और उसके बाद फिर इस वीडियो में आना, तो थिंग्स विल बी क्लियरर फॉर यू गाइस। ओके, तो इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड वंस अगेन, टेस्ट क्वेश्चंस लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दीज आर टोटली फ्री। इस लेक्चर के बेसिस में तुम्हारा यहाँ पे ये टेस्ट क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं ताकि तुम अपना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर इसे चेक कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर देन। तो हम सब डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसमें से हम लोग जे थॉमसन्स या फिर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल था और जो तुम्हारा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था, दोनों अच्छे मॉडल्स थे। रदरफोर्ड्स तो बहुत ही अच्छा मॉडल था, पर उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल, जो हमारा फाइनल एटॉमिक मॉडल जो हम लोग स्टडी करेंगे, दैट विल बी बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इट वॉज प्रपोज बाई नील बोर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो रदरफोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्या था? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पा रहा था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम could not be explained, ठीक है, और ये कैसे? क्योंकि तुम्हारा इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और जब भी तुम्हारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में हो, ठीक है, देन इट शुड एमिट एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जब तुम्हारा न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं, देन एज पर मैक्सवेल्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन शुड एमिट एनर्जी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी लूज कर, मतलब एनर्जी एमिट करेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, इट शुड लूज एनर्जी, एंड इवेंचुअली falling डाउन टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया बोर्स एटॉमिक मॉडल में। नील बोर ने क्या बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ हेविली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एंड द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है,
तो मैक्सिमम मास जो है वो तुम्हारा न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहना था बोर्स एटॉमिक मॉडल का? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहना था दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम revolve around the nucleus in stable definite circular paths। ठीक है, इसने क्या बोल दिया, बोर के हिसाब से जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ठीक है, एज पर बोर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेबल सर्कुलर पाथ। ठीक है, स्टेबल सर्कुलर पाथ। तो ऐसा कहने पे क्या हो गया कि तुम्हारा स्टेबल सर्कुलर पाथ कह दिया, मतलब क्या कि नो एनर्जी इज लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये जो तुम्हारे ऑर्बिट्स हैं वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्बिट का एक डेफिनेट एनर्जी लेवल है। ओके, नाउ अब इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारा एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल जंप करता है देन चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस। तो बेसिकली इस एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ये भी था कि जो सर्कुलर पाथ्स हैं, जो स्टेबल सर्कुलर पाथ्स हैं, जो स्टेबल सर्कुलर पाथ्स हैं उसको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और एक ऑर्बिट जो है इट रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट एनर्जी लेवल। ठीक है, और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तब तुम्हारा क्या होगा, तब तुम्हारा चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, तब तुम्हारा चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from one orbit to another, then change in energy takes place। Okay, now the postulates of the Niels Bohr or the postulates of the Bohr's atomic model were that only special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। ठीक है, तो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तुम्हारे स्पेशल ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होंगे, और ये तुम्हारा ऑर्बिट जो है ये तुम्हारा कहीं भी रैंडमली नहीं होगा। ये ऑर्बिट्स कहाँ पाए जाएंगे, एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे पाए जाएंगे, और इन सब का इक्वेशन बोर्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू दिया जा चुका है। ओके, उसके बाद फिर वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और ये तुम्हारा एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स revolve in stable orbits। ठीक है, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और ये तुम्हारा ये एनर्जी लेवल मतलब कितना एनर्जी है, तो ये सब इक्वेशन अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ये सारे इक्वेशंस जो हैं वो तुम्हारा बोर्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू दिया जा चुका था। ओके, नाउ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। सो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, ठीक है, या फिर वेरियस एनर्जी लेवल्स, ठीक है, तो या फिर वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बेसिकली किसी भी एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जिस हिसाब से अरेंज हो रहे हैं
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स being arranged in an atom of a given element। ठीक है, अगर तुम्हारा एलिमेंट चेंज हो रहा है तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये जो सैलिएंट फीचर है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, वो यहाँ पे ये बताता है दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी पुट इन अ पर्टिकुलर शेल और एनर्जी लेवल। ठीक है, या फिर एक डेफिनेट और एक गिवन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दैट इज गिवन बाय दिस एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इट सेज द maximum number of electrons that can be put in a given orbit। ठीक है, ऑर्बिट बोलो या फिर शेल बोलो, ठीक है, या फिर एनर्जी लेवल बोलो, एक ही बात है। तो अब ये जो तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दी हैं, दैट इज गिवन बाय दिस बोर-बरी स्कीम। ओके, दैट इज गिवन बाय दिस बोर-बरी स्कीम। ठीक है, so the maximum number of electrons that can be accommodated in any energy level is given by 2n square। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, the maximum number of electrons in the outermost orbit will be 8 electrons even if it has capacity to accommodate more electrons। तो सिंपली इसको ऐसे समझो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be 8, will be 8। ठीक है, and not more than that। ठीक है, it will be 8 and not more than that। ठीक है, भले इसका ज़्यादा एकोमोडेट करने का कैपेसिटी हो, क्योंकि इस फॉर्मूला से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, भले ही उसके पास ज़्यादा एकोमोडेट करने का कैपेसिटी हो, पर अगर वो डेफिनेट ऑर्बिट अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो रहा है तो इट विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर बी ग्रेटर देन 8। ठीक है, 8 से कम हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 के बराबर हो सकता है, बट 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता फॉर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cell unless earlier shells are filled। ठीक है, दैट इज स्टेप वाइज फिलिंग। तो पहले क्या हो जाएंगे, पहले इनर शेल्स विल बी फिल्ड। इसका मतलब ये है दैट एट फर्स्ट इनर शेल्स विल बी फिल्ड। ठीक है, देन आउटर शेल्स विल बी फिल्ड। ठीक है, तो इसको कहते हैं तुम्हारा स्टेप वाइज फिलिंग। ठीक है, स्टेप वाइज फिलिंग। तो स्टेप वाइज फिलिंग मतलब क्या, पहले अंदर वाले शेल्स जो हैं, इनर शेल्स तुम्हारे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, और उसके बाद फिर आउटर शेल्स जो हैं वो भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, शेल्स और एनर्जी लेवल्स। n इक्वल टू 1 2 3 4, इसको KLMN ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में और देखेंगे आगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, भले उसका कैपेसिटी है ज़्यादा स्टोर करने का, ठीक है,
भले वो ज़्यादा उसका कैपेसिटी है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर करने का, बट इफ़ दैट ऑर्बिट इज़ एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, 8 से लेस कर सकता है, 8 के बराबर स्टोर कर सकता है, बट नेवर ग्रेटर देन 8 इवन दो इट हैज़ अ कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे हमेशा। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in any given cell unless earlier shells are filled। तो बेसिकली पहले अंदर वाले ऑर्बिट्स भरे जाएंगे और उसके बाद फिर बाहर वाले ऑर्बिट्स भरे जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेप वाइज फिलिंग ऑफ शेल्स। ठीक है, तो देखो जैसे ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस, ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद देखो ये तुम्हारा सबसे पहला शेल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सबसे पहला शेल हो गया n=1, और n=1 जो ये शेल है इसको बोला जाता है के शेल। ठीक है, उसके बाद अगला देखो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला, तो दिस इज इक्वल टू n=2 दैट इज एल शेल। वैसे ही तुम्हारा n=3 m शेल और n=4 n शेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे के अलग अलग नाम है। n=1 मतलब पहला शेल हुआ आफ्टर न्यूक्लियस। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज के शेल। n=2 हो गया तुम्हारा एल शेल, n=3 हो गया m, वैसे ही तुम्हारा n o, ये n=5 के लिए, n=6 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा p, और n=7 के लिए हो जाएगा तुम्हारा q। अभी तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तुम्हारा k से लेकर के q तक में सारे अरेंज्ड हो जाते हैं, अभी तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स k से लेकर के q शेल तक सब में अरेंज हो जाते हैं। ओके, तो मतलब फिलहाल अभी के लिए n=1 जो है वो तुम्हारा लोअर मतलब पहला वैल्यू है या फिर लोअर वैल्यू ऑफ ऑर्बिट है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है n=7। ठीक है, हालांकि इसके भी बियॉन्ड जा सकते हैं पर उसके लिए और ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर करना होगा, पर अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं उसके लिए तुम्हारा n=7 मैक्सिमम है। ओके, नाउ ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट जो है वो तुम्हारा क्या है, एक स्टेबल सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तुम्हारा स्टेबल सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ रिप्रेजेंटिंग एनर्जी। ठीक है, स्टेबल सर्कुलर पाथ रिप्रेजेंटिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड हियर to revolve around nucleus, to revolve around nucleus। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, के एल एम एन, है ना। जो पहला ऑर्बिट है मतलब कौन सा n=1 है दैट इज इक्वल टू के ऑर्बिट, n=2 है वो तुम्हारा एल ऑर्बिट, और n=3 है वो तुम्हारा एम ऑर्बिट, एंड सो ऑन तुम्हारा बढ़ता जाएगा। ओके, सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट और शेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू 2n²। ठीक है, अब n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर पहले ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मतलब कौन सा, के ऑर्बिट के लिए अगर देखना जाए तो के के लिए तुम्हारा क्या होता है, n=1 होता है। तो इसमें तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, देखो n=1 है और फॉर्मूला क्या है 2n², तो हम देख सकते हैं 2 × 1 का स्क्वायर तो 2। तो के ऑर्बिट कैन स्टोर, ठीक है, n=1 के ऑर्बिट कैन स्टोर maximum of 2 electrons।
ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा एल शेल के लिए, ठीक है, एल शेल के लिए जो कि तुम्हारा सेकेंड ऑर्बिट है, इसके लिए तुम्हारा क्या है, n इक्वल्स 2 है। ठीक है, n इक्वल्स 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2n², तो n का वैल्यू तुम्हारा 2 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 देख सकते हैं 8। इसका मतलब क्या है कि n इक्वल्स 2 या फिर l ऑर्बिट कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एल शेल इज 8। ठीक है, तो ऐसे करके हम जो बाकी शेल्स हैं उसके लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर n इक्वल्स 3, तुम्हारा ये कौन सा है, ये तुम्हारा है m शेल। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 18। तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट m शेल कैन स्टोर maximum of 18 electrons. M shell can store maximum of 18 electrons. तो अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे कैल्शियम का 20 है। ठीक है, तो 20 है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि तुम्हारा पहले देख लो कि तुम्हारा K इक्वल टू क्या है, तुम्हारा K इक्वल टू 1 में तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे K शेल में आ गया, तो बचा कितना, 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर और बाकी जो ऑर्बिट्स हैं उनमें 18 इलेक्ट्रॉन होना है। उसके बाद देखो एल शेल, एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आता है, 8 आता है, क्योंकि एल का वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, एन इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो एल शेल में मैक्सिमम कितना आता है, 8। के शेल में मैक्सिमम कितना आता है, 2। एल शेल में मैक्सिमम कितना आता है, एल शेल में मैक्सिमम आता है तुम्हारा 8। एम शेल में तुम्हारा मैक्सिमम आता है 18। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा एन शेल जो हो गया। ठीक है, एन शेल में तुम्हारा क्या है, 1 2 3 4, तो इसमें हो जाएगा 32। तो इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखते हैं इसको ये करके। तो कैल्शियम का 20 है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, अंदर वाले शेल में चले गए, पहले के शेल में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया तुम्हारा, के इक्वल्स 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, चलो, क्योंकि तुम्हारा टोटल हमको 20 तक जाना है। ठीक है, तो 2 + 8 10 हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 + 8 10 होने के बाद अब रिमेनिंग कितना, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एम शेल में कितना होना चाहिए, एम शेल में यहाँ पे 10 होना चाहिए, एम शेल में 10 होना चाहिए। बट तो इस केस में तुम्हारा एम शेल क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल हो गया। ठीक है, एम शेल तुम्हारा हो गया आउटर मोस्ट शेल हो गया, और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यहाँ पे 10 है, तो ऐसे नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 8 और n का वैल्यू हो जाएगा 2। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 2 8 10 + 18 + 2 20। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम ऐसे आया। सिमिलरली, ठीक है, इसका देख सकते हो, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं, जब इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो तुम्हारा अंदर वाले शेल में 2 आया, बचा 19। उसके बाद एल शेल में 8 आया, कितना हो गया टोटल 10, बचा 9। उसके बाद फिर तुम्हारा एम शेल में फिर से 8 आ गया, बचा 1, वो आउटर मोस्ट शेल में चल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर एल्युमिनियम का देखें, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो इनर शेल में 2, उसके बाद फिर तुम्हारा कितना बचा, इनर शेल में 2 चल गया, तो तुम्हारा रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 13। फिर एल शेल में गया 8, तो रिमेनिंग कितना बचा, 3। अब आउटर मोस्ट में 3 आ सकता है, बिकॉज आउटर मोस्ट में 3 और 1 ये जो है दीज आर लेस देन 8, तो आउटर मोस्ट में ये वैल्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे फ्लोरीन का देखें, 9 है एटॉमिक नंबर, तो अंदर वाले शेल में 2 आया, ऐसे आउटर मोस्ट शेल में 7। तो ऐसे करके बाकी सब के भी हम देख सकते हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सो ये हमेशा याद रखो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट will be 8 electrons even though it has a capacity to accommodate more electrons, जो कि हम लोग यहाँ कैल्शियम के केस में समझे थे यहाँ पे। ओके,
दिस वीडियो सीरीज इज़ रिकॉर्डेड बाय शक्ति सर एंड दिस इज़ एसआईटी क्लासेस। और किसी भी प्रॉब्लम में कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो यू कैन कमेंट इन द comment section on this video and I'll definitely try to address your question or doubt. Okay, electrons are not accommodated in a given shell unless earlier shells are filled. तो देख सकते हैं कि पहले K shell fill हुआ, फिर L shell, फिर M, फिर N। सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इनर शेल्स पहले फिल हो रहे हैं, फिर आउटर शेल्स। ओके, और आउटर शेल का कंडीशन क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स दैट कैन नेवर एक्सीड द वैल्यू ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है, देख सकते हैं ऐसे कम हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो सकता है, बट 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, विच पार्टिसिपेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट shell which is given or accepted in a given chemical reaction, in a given chemical reaction is called valency। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनके वैलेंसी जो है वो यहाँ पर ये मेंशन्ड है। ठीक है, इस टेबल में। ओके, तो और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बताए गए हैं और ये एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे तुम्हारा वैलेंसी भी दिया हुआ है। ओके, तो ये सारे वैलेंसीज याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ओके, तो ये टेबल बैठ करके याद करने मत बैठो, बस केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको बैलेंस करने का कोशिश करो तो ऑटोमेटिकली वैलेंसी भी याद हो जाता है। सो बेसिकली अब देखते हैं तुम्हारा वैलेंसी के बारे में। ठीक है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो समझ लो कि तुम्हारा सोडियम है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2, 8 और 1। और ऐसे ही तुम्हारा है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का तुम्हारा होता है 8 और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 6। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तुम्हारा यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्टेबल वो होगा, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी outermost orbit should have 8 electrons। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए सोडियम क्या कर सकता है, सोडियम या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो क्या हो गया 2 और 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 आ गया। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा, आउटर मोस्ट में 6 है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो ऐसे में 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो आउटर मोस्ट में क्या बचा 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे के शेल में तो मैक्सिमम 8 नहीं हो सकता, के शेल में तुम्हारा कितना मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो इस केस में ऐसे में स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए इजी क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा।
और सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, तो सबसे इजीली कौन सा हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। ठीक है, तो अब देखो सोडियम और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट क्यों करेंगे, ताकि एक दूसरे से कंबाइन होकर के स्टेबिलिटी गेन कर सकें। ठीक है, सोडियम एंड ऑक्सीजन आर नॉट स्टेबल एटम्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द instability of outermost orbit of outermost orbits। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी, सॉरी, बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो ऐसे में तुम्हारा क्या होगा फिर, दैट सोडियम एंड ऑक्सीजन will react with each other to form a new compound molecule, to form a new compound molecule। ठीक है, और ये जो तुम्हारा न्यू कंपाउंड मॉलिक्यूल बन रहा है, ये क्यों बनेगा, टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, इम्प्रूव स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब सोडियम और ऑक्सीजन जितने स्टेबल थे उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा ये जो भी तुम्हारा कंपाउंड बन रहा है। ओके, तो फिर से आते हैं, सोडियम क्या कर सकता है, सोडियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे में क्या होगा, सोडियम दो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है पर ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये अगर तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है, अच्छा इसको फिलहाल O2 नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ O लिख रहे हैं ताकि सिंपली ये इक्वेशन समझा सकें। ठीक है, O2 फिलहाल हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, सो दैट दिस इक्वेशन को समझाने में सिंप्लिसिटी हो। ठीक है, बाद में जब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग बताएंगे तो वहाँ पे O2 लिख करके सब कुछ बैलेंस करके दिखाएंगे। तो सोडियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करें, ठीक है, सोडियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करें, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और सोडियम दे रहा है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 2 सोडियम आ जाएंगे, तो क्या बनेगा, Na2O। ठीक है, Na2O। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 सोडियम मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और एक ऑक्सीजन एटम क्या किया, वो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बना। ठीक है, ये तुम्हारा एक न्यू कंपाउंड है। ठीक है, जिसका स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं, जिसका जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है, इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं सोडियम और ऑक्सीजन से इम्प्रूव्ड होगा। ओके, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कंपाउंड के लिए हो। ठीक है, ये एक समझाने के लिए एक ग्रॉस अप्रॉक्सीमेशन था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम लूज़ किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, तो वैलेंसी का बेसिकली ये मतलब है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय अ गिवन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय अ गिवन एटम, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड मॉलिक्यूल। ओके, सो बेसिकली अब हम समझ सकते हैं कि दैट वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम
ठीक है, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर द एटम्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4, वैलेंसी इज द सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। तो ऐसे ये तुम्हारा ट्रिक है याद करने का, ठीक है। तुम्हारा ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू 4 हो, ठीक है। तो ऐसे केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, दिस विल बी द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ये बस एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है। जैसे सोडियम का जैसे तुम्हारा क्या है 281, आउटर मोस्ट में देखो 1 है और 1 क्या है लेस देन 4 है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा +1, ठीक है। ऐसे लिथियम ऐसा कर लेते हैं तुम्हारा, मैग्नीशियम का कर लेते हैं, चलो मैग्नीशियम का क्या होता है 2 8 और 2, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो क्या है 2 है और ये तुम्हारा क्या है लेस देन 4 है, तो बेसिकली ये तुम्हारा लेस देन 4 है, तो इसका तुम्हारा वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा आउटर मोस्ट में 2 है तो इसका वैलेंसी हो गया 2, ठीक है। नाउ इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सीड्स 4, ठीक है, अगर तुम्हारा 4 से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ दैट इज ग्रेटर देन 4, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इफ दैट इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो उस केस में वैलेंसी क्या हो जाएगा, इन दैट केस वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे क्लोरीन का तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का होता है 287, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका 7 है, तो 7 जो है दैट इज ग्रेटर देन 4, तो ऐसे में इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे इसको 8 माइनस 7, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे अगर 4 से ज़्यादा हो तो बेसिकली क्या करो यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं इसीलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा वैलेंसी फॉर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मतलब इसका देखो 2 और 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का 2 और 6 होता है, आउटर मोस्ट में 6 है दैट इज ग्रेटर देन 4, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस 6 करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 2, और चूंकि ये तुम्हारा क्या है ग्रेटर देन 4 है तो हम क्या करेंगे -2 कर देंगे बिकॉज ऑक्सीजन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए तुम्हारा -2 है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये तुम्हारा क्या होगा, दे विल गिव इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए तुम्हारा ये +1 +2 होंगे, ओके। नाउ एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड अ न्यूट्रल एटम, ठीक है, इनसाइड अ न्यूट्रल एटम,
और जो पॉजिटिव चार्ज है वो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूट्रल एटम। और तुम्हारा जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स तुम्हारे कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ गिवन एटम। नाउ सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, मतलब एक नॉर्मली आइसोलेटेड एटम जो होता है, एक आइसोलेटेड एटम जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या तुम्हारा प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज तुम्हारा क्या मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है फॉर अ गिवन आइसोलेटेड या फिर न्यूट्रल एटम क्या बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर ये इक्वेशन तुम्हारा तब वैलिड रहेगा, ये इक्वेशन तब तुम्हारा वैलिड रहेगा जब एटम जो है, एटम कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना किया हो, ठीक है। एटम हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन केमिकल रिएक्शन एंड इज आइसोलेटेड, ठीक है। तो आइसोलेटेड या फिर तुम्हारा जब तुम्हारा न्यूट्रल हो, ठीक है, तब तुम्हारा हम क्या कह सकते हैं दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये तो तुम्हारा डेफिनेशन है। और चूंकि ये एटम तुम्हारा न्यूट्रल है दैट इज वाई हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और जो तुम्हारा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर। नो मास नंबर, ठीक है, the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number, ठीक है। it is denoted by a। तो मास नंबर जो है ये तुम्हारा क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस के अंदर में तुम्हारा क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तुम्हारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। और मास नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर n, ठीक है। तो देखो पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियन एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो तुम्हारा सम है, ठीक है, वो तुम्हारा देखा जाता है मास नंबर के लिए, ठीक है। और जो तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल n। और a तुम्हारा जो सिंबल है दैट इज द सिंबल फॉर मास नंबर, ओके।
नाउ एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, और एटॉमिक नंबर का जो तुम्हारा सिंबल है दैट इज इक्वल टू जेड, ठीक है। मास नंबर जो है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे में किसी भी एटम को अगर हमें सिंबॉलिकली नोटिफाई करना हो तो क्या लिखेंगे, ऐसे करके देखो, एक्स लिखेंगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नीचे में इसका एटॉमिक नंबर मेंशन करेंगे और ऊपर में इसका मास नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। z जो हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर, नीचे ऐसे करके लिखोगे एटॉमिक नंबर, और a जो है वो है तुम्हारा मास नंबर, ये ऊपर में ऐसे करके मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे कार्बन का देखो, कार्बन का तुम्हारा क्या है 6 12, तो कार्बन के लिए क्या हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर और 12 हो गया तुम्हारा मास नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको देख करके बता सकते हैं कि सिंस इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन के पास कितने होंगे, 6 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब तुम्हारा कार्बन कहीं रिएक्ट नहीं किया हो, ठीक है। और तुम्हारा क्या, इसका मास नंबर 12 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 12। तो हम कह सकते हैं यहाँ से दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is equal to 12 minus 6 which is equal to 6, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का तुम्हारा क्या है 7 और तुम्हारा 14, तो 7 मतलब ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और 14 हो गया इसका मास नंबर, ठीक है, 14 हो गया इसका मास नंबर। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको देख करके बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया, 7 हो गया इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, 7 हो गए इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और तुम्हारा चूंकि मास नंबर 14 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसके लिए लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स will be equal to 14 minus 7 that is equal to 7, okay। नेक्स्ट तुम्हारा आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो आइसोटोप्स में हमेशा याद रखो कि तुम्हारा, ब्रीफली हमेशा याद रखो दैट आइसोटोप्स के लिए क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो डिफरेंट मास नंबर तुम्हारा कैसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर इज पॉसिबल, डिफरेंट मास नंबर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ varying number of neutrons, ठीक है। डिफरेंट मास नंबर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि देखो ये अलग अलग एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब जो अलग अलग एटम्स हैं उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, पर डिफरेंट मास नंबर है, मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, डिफरेंट मास नंबर का एक ही पॉसिबिलिटी बनता है जब तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हो, ठीक है। जैसे कार्बन का तुम्हारा क्या है, देखो तुम्हारा दो आइसोटोप्स है ना, कार्बन 6 and 12, और एक तुम्हारा है कार्बन
और एक यहाँ साइड में लिख लेते हैं कार्बन 14 6। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए तुम्हारे 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, तो ये भी हो गया 6। और यहाँ पे इसके लिए देखें, ये दोनों आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए देखें तो तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये तुम्हारा क्या है, ये भी हो जाएगा 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हो जाएगा तुम्हारा 14 माइनस 6, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि तुम्हारा मास नंबर चेंज कैसे हो रहा है, बाय वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स तुम्हारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो और अलग अलग तुम्हारा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। या फिर सिंपली याद रखो दैट आइसोटोप्स आर दो स्पीसीज विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। ऐसे तुम्हारा हाइड्रोजन का है तुम्हारा प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, ठीक है। ऐसे तुम्हारा क्लोरीन का देखो 1735 और 1736, ठीक है। तो आइसोटोप्स तुम्हारे देखो, आइसोटोप्स के तुम्हारे बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा कैंसर के ट्रीटमेंट में तुम्हारा आइसोटोप्स यूज़ करते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर तुम्हारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं तो उसमें भी आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। और आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज़ ऑल्सो यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ, ये तुम्हारा गॉइटर, तो इसके ट्रीटमेंट में तुम्हारा आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन यूज़ होता है। तो ऐसा करके तुम्हारा देख सकते हैं कि आइसोटोप्स का तुम्हारा वेरियस डिफरेंट यूजेस हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। बट द की पॉइंट टू अंडरस्टैंड आइसोटोप्स इज दैट आइसोटोप्स आर दो स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और ऐसा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। नेक्स्ट ये तुम्हारा आइसोबार्स, ठीक है, ये तुम्हारा आइसोबार्स है। तो आइसोबार्स में क्या है कि दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आइसोटोप्स में तुम्हारा सेम एटॉमिक नंबर होता था और डिफरेंट मास नंबर होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोबार्स में तुम्हारा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब क्या कि तुम्हारे अलग अलग एटम्स के, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के, ठीक है, तुम्हें बेसिकली सेम मास नंबर चाहिए, मतलब तुमको सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सेम, मतलब सॉरी, तुम्हें सेम मास नंबर चाहिए ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये तुम्हारा होता है मास नंबर। ये तुम्हारा दिस सम शुड बी सेम फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे तुम्हारा आर्गन के लिए देखो, आर्गन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा कितना है 18 और इसका मास नंबर है 40, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 18 और मास नंबर हो गया 40, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 40 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका देखो तुम्हारा 40 और 19, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 21, ठीक है। ऐसे कैल्शियम का तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 20। तो ऐसे स्पीसीज़, ठीक है, ऐसे स्पीसीज़ जिनका मतलब ऐसे और भी दूसरे एलिमेंट्स होंगे जिनका अगर तुम्हारा मास नंबर जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो मास नंबर जो है यहाँ पे देखो सबके लिए सेम है, आर्गन का भी 40 है,
इसका भी 40 है, कैल्शियम का भी 40 है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये सारे तुम्हारे आइसोबार्स हो गए। और इनका देखो एटॉमिक नंबर तुम्हारा अलग अलग है, ठीक है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है। इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग हैं, बट द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स वो तुम्हारा सेम है सभी के लिए, विच इज़ वाई दीज एग्जाम्पल्स, दीज आर दी परफेक्ट एग्जाम्पल्स फॉर आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार्स आर बेसिकली एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स से क्या मतलब है कि उसके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने चाहिए। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर्स इज नोन एज आइसोबार्स, ओके। Isotones. When any of two or more species of atoms of nuclei that have same number of neutrons, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एटम, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना है। तो ऐसे में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो देन दो स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। जैसे इसका देखो, ये इन सभी का, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो तुम्हारा तुम्हारा सेम होगा। इन सभी के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो देख सकते हैं तुम्हारा 20, देखो 36 माइनस 16, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर वो तुम्हारा देगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सभी के लिए अगर देखें 36 और 16, तो इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, -16, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन और यहाँ पे 17, 37 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 20। आर्गन का देखो 18, तो ये तुम्हारा हो गया 38 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। ऐसे करके बाकी सब का भी, कैल्शियम का देख लेते हैं चलो, 20 दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20। यहाँ पे ये पोटेशियम 19 दैट इज इक्वल टू 39 माइनस 19 दिस इज अगेन इक्वल टू 20। तो हम देख सकते हैं इन सभी के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो तुम्हारा सेम है, और वो कितना है 20। तो इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, दीज आर ऑल आइसोटोन्स ऑफ 20, ठीक है। आइसोटोन्स ऑफ 20 क्यों, क्योंकि दे हैव 20 न्यूट्रॉन्स। तो दीज आर ऑल आइसोटोन्स, दीज आर ऑल isotones of 20 because they all have 20 neutrons. ना बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था, ठीक है, उसका तो सब कुछ परफेक्ट था, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल था, तो इसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। इसका मेजर ड्रॉबैक्स हैं वो तुम्हारा क्लास 11th में पढ़ोगे, बट फिलहाल अभी के लिए जो बताया जा सकता है, दैट बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक ड्रॉबैक था जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज it was valid for lighter elements, ठीक है। फॉर हैवियर एलिमेंट्स कुछ प्रॉब्लम आने लगा था, ठीक है। तो इट वॉज नॉट वैलिड, इट वॉज नॉट फुल्ली वैलिड फॉर हैवियर एलिमेंट्स, ओके। तो ये तुम्हारा एक प्रॉब्लम था जो तुम्हारा बोर्स एटॉमिक मॉडल को फेस करना पड़ा था।
और इसके और भी कई सारे प्रॉब्लम्स थे, या फिर ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में जो डिटेल में जो पढ़ाया जाएगा वो तुम्हारा क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। पर फिलहाल अभी इस स्टैंडर्ड के लिए तुम्हारा उतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, बस ये पॉइंट था और इसको जान करके रखो। ओके। नाउ इस लेक्चर के बेसिस में तुम्हारे कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि टोटली फ्री हैं, ठीक है। और इस टॉपिक इस लेक्चर के बेसिस में ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं। तो बेसिकली ये टेस्ट अपीयर करके तुम अपना कंसेप्चुअल एंड थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हो, ठीक है, कि तुम्हें कितना क्या समझ में आया। ऑब्वियसली तुम्हारा जो भी यहाँ पे फ्री लेक्चर्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारा सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हारा फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी दिया जा रहा है, ताकि इसको अपने टाइम में पढ़ करके अपने कंसेप्ट को उस हिसाब से क्लियर कर सको। फ्री में स्टडी नोट्स तो यहाँ पे दिए ही जा रहे हैं, और इन सभी के लिंक्स जो हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वंस अगेन, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है फिजिक्स में, तो डू फील फ्री टू आस्क, ठीक है। डू फील फ्री टू आस्क और रीच आउट टू मी वाया द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज इन योर क्वेस्ट फॉर एकेडमिक नॉलेज, ठीक है, एंड एकेडमिक इम्प्रूवमेंट। तो ये तुम्हारा इस लेक्चर का एंड है। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा और भी बाकी के कंसेप्ट्स और थ्योरी समझेंगे। ओके, दिस इज SIT classes. Do subscribe to this channel. Do tell your friends about it. My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. Okay.